नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पिछली वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्नों को हल किया था। तो उससे पिछले में 50, उसके बाद 50 और ये आखिरी 50 प्रश्न हैं जो हम लोग हल करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आप इसका जो है भरपूर लाभ उठाएंगे। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से लैटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहला कथन है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा कथन है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं अल्मीनियम की कमी पाई जाती है। अब नीचे दो कूट दिए गए हैं, आपको इन कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए तथा दो दोनों, दूसरा है केवल दो, तीसरा है ना तो एक और ना ही दो, और चौथा है केवल एक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि केवल एक सही है। तो कथन एक सही है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है अधिकरण भाग 11, फिर उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, फिर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 और राजभाषा भाग 17। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अधिकरण भाग 11, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके प्रकार आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक आपको जाना है। सबसे पहले है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा रेगिस्तान और फिर गोबी मरुस्थल। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 103वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जो है जितने भी मरुस्थल है उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा जो है ये पहला वाला आ जाएगा, सबसे छोटा एक। उसके बाद तो दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा जो रहेगा वो है गोबी मरुस्थल, फिर उसके बाद आएगा अरेबियन मरुस्थल और फिर आएगा सहारा मरुस्थल। ठीक है। 103वें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। 103वें का सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। सबसे पहला ऑप्शन है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, दूसरा है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, तीसरा है केरल, नागालैंड और मेघालय, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक की जो डाटा इकट्ठा किया गया है दिसंबर 2022 में, उसमें सामाजिक प्रगति में सबसे उच्च स्तर पर शीर्ष 3 स्थान कौन से रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा कथन है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट पर हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्लोकन हेतु प्रस्तुत की जाते हैं। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, दूसरा है केवल 2, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2, और चौथा है केवल 1। 105वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, केवल 1 सही है। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सबसे पहला अभिकथन ए है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण आर दिया गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो आपको नीचे बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही होगा। कथन क्या दिया गया है, ए अभिकथन दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, क्या ये सही है या नहीं आपको बताना है। दूसरा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी सही है या नहीं है बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही सही हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है और राष्ट्रपति की सहमति बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, चाहे वो दोनों ही सदनों में पारित क्यों ना हो गया हो। ठीक है जी।
तो लेकिन क्या है कि आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? सबसे पहला है होम रूल आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन और फिर मोपला विद्रोह। तो कालक्रम के अनुसार घटनाओं में सबसे अंतिम आपको बताना है कि कौन सा था। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है सबसे आखिर में हुआ था। होम लीग आंदोलन पहले हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, खिलाफत हुआ और लास्ट में मोपला विद्रोह हुआ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, सबसे पहला है मूत्र, फिर कीटनाशक, फिर घरेलू अपशिष्ट और फिर है मल पदार्थ। तो ऐसा कौन सी चीज है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कीटनाशक। कीटनाशक देखिए केमिकल से बनते हैं, तो इसको जो है नेचुरली जो है डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, बायोलॉजिकली इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। पहला ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण से, दूसरा है सतत विकास से, तीसरा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से और चौथा है पर्यावरण शिक्षा से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सतत विकास से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। ऑप्शन ए है मरुदभिद जानवर, तो ऑप्शन बी है स्थलीय जानवर, ऑप्शन सी है वृक्षवासी जानवर और ऑप्शन डी है बिल बनाने वाले जानवर। बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मरुदभिद जानवर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो रेगिस्तान मरुस्थल से संबंधित है, तो यहीं से आप सीधा सीधा निशान लगा सकते थे मरु समझ के ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती हैं? तो ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है ये कौन से स्थान पर मिलती हैं? पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, दूसरा है कर्णप्रयाग, तीसरा है विष्णुप्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? सबसे पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है ऑर्गन और चौथा है क्लोरीन। तो समुद्री शैवाल जो होते हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। दूसरा है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और चौथा है ए तथा सी दोनों। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ग्राम सभा के संबंध में कथन सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये सत्य नहीं है, ये तो राज्य सरकार करेगी इसकी शक्तियों का निर्धारण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लॉटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए है दलदल, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है धसाऊ क्षेत्र यानी मॉर्शी एरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नदी। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है भारत माता रेजिमेंट, दूसरा है रानी झांसी रेजिमेंट, तीसरा है रानी भवानी रेजिमेंट और चौथा है वीरांगना रेजिमेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है आईएनएस वेला, दूसरा है आईएनएस कलवारी, सी है आईएनएस करंज और डी है आईएनएस वागीर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, आईएनएस वागीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर और ऑप्शन डी है हड़प्पा। आपको बताना है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि आलमगीरपुर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे फिर से। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा कथन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों एवं लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आप प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, पीएम गति शक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो पीएम गति शक्ति योजना जो है यह राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन जो है जिसको 7 इंजनों के जरिए जोड़ा जा रहा है, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जल संचार, उसके बाद जो है जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसरों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के ढांचे से जोड़ा जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2 सही। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ऑप्शन ए है 2018 में, ऑप्शन बी है 2020 में, ऑप्शन सी है 2019 में और ऑप्शन डी है 2021 में। तो जो मिड डे मील था उसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया और किस वर्ष इसको किया गया आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन डी, सॉरी, 2021 में किया गया है। इस करेक्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ऑप्शन दूसरा है यह गर्म धारा के पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिसमें समुद्री में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है जब गर्म जल धाराएं जो है पेरू के तट पर पानी के तापमान में वृद्धि होती है। क्या यह सही है? या अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है? नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 सही। अगला प्रश्न है शिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति। 121वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं का कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 30। तो 122वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 30। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है। पहला ऑप्शन है भावनगर में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है पुदुचेरी में और चौथा है जामनगर में। सो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो है ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जामनगर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है शाह तुर्कन, फिर हमीदा बानू बेगम, फिर इल्तुतमिश और गुलबदम बेगम। सो इनको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमीदा बानू बेगम जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए यहाँ पर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जिन पूल द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इन सीटू संरक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है खरीदादार कौन है? खरीदादार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ऑप्शन बी है शाही महल का प्रधान रक्षक, उसके बाद अधिकारी को हिसाब किताब में प्रवीण होता था और अगला है परगना का प्रमुख अफसर। सो खरीदादार किसे कहा जाता था आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, जिसे जो है खरीदादार कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मानक मानदंड है? पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, दूसरा है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, तीसरा है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए और चौथा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। सो आपको बताना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में
कौन सा कथन सत्य है कि मानदंड क्या कौन से बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, और दूसरा कारण दिया गया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन डी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो आपको बताना है कि क्या कथन अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है, या कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा कथन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, ना तो एक और ना ही दो। दूसरा है, एक तथा दो दोनों। तीसरा है, केवल दो। और चौथा है, केवल एक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल दो सही। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? पहला ऑप्शन है, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। दूसरा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तीसरा है, मनरेगा। और चौथा है, गंगा एक्सप्रेसवे। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजना है, केंद्रीय कार्यक्रम नहीं है ये। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक बार फिर से, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सबसे पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है सतत विकास, तीसरा है आर्थिक विकास और चौथा है जैविक विकास। बड़ा ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आप सीधा डी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट लगा देंगे, सतत विकास कहा जाएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है कनकलता बरुआ, दूसरा है मातंगिनी हाजरा, तीसरा है शांति घोष और चौथा है अरोड़ा आसफ अली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी शांति घोष जो है स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ऑप्शन ए है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं और चौथा है पर्यावरण का संरक्षण। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है इगारका चीन, दूसरा है जकार्ता इंडोनेशिया, तीसरा है मॉन्टेविडियो उरुग्वे और चौथा है रॉटरडैम नीदरलैंड्स। आपको बताना है कि कौन सा देश और बंदरगाह सही सुमेलित नहीं किए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इगारका चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा है 10, तीसरा है 5 और चौथा है 15। तो कितने दिनों के लिए जो है भारतीय संविधान ने शुरुआत में जो है अंग्रेजी भाषा को जो है सभी प्रकार के सरकारी गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की थी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 15 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है? सबसे पहला है अनूठी उपहार योजना, दूसरा है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तीसरा है कौशल्या मातृत्व योजना और चौथा है स्त्री निधि योजना।
अब नीचे दिए गए कूट में से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है कि वे कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, केवल एक सही। तो केवल अनूठी उपहार योजना ही जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सबसे पहला आएगा चंदौली, फिर सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी और फिर है बहराइच। 137वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद से ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, तो आसानी रहेगी निमोनिक से याद रखने में। चंद्रप्रभा चंदौली आ जाएगा, ठीक है। बहराइच में कौन सा है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी। तो बहराइच कतरनिया घाट है, चंदौली में जो है आपका है चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? पहला ऑप्शन है गौतम अडानी, दूसरा है सैम डॉल्टन, तीसरे है सुनील चोपड़ा और चौथे है नीरज पाटिल। किस व्यवसायी को जो है साउथ वॉर्क के लंदन बरों का मेयर चुना गया है, दूसरी बार मेयर चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सुनील चोपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1957 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है झांसी 11 मई 1857, दूसरा है बैरकपुर 29 मार्च 1857, तीसरा है लखनऊ 4 जून 1857 और चौथा है मेरठ 10 मई 1857। तो इसमें से कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मुझे ए और सी दोनों ही सही लग रहा है। इसको आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। मेरे हिसाब से ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर से विक्षेपित होना क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण रहेगा आपको बताना है। सबसे पहला है दबाव, फिर तापमान, फिर कोरोलियसिस बल और फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है वो बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण रहेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोरोलियस बल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? पहला ऑप्शन है 1977 में, दूसरा है 1974 में, तीसरा है 1975 में और चौथा है 1976 में। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1974 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। क्या यह सही है या नहीं है? दूसरा है, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। 142वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित होती है? बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है ताप मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है शोभ मंडल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सबसे पहला है लैंगिक समानता, दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई और चौथा है शून्य भूख। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अंतरिक्ष संसाधन। सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है लेकिन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? किस दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 फरवरी, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 1 फरवरी और चौथा है 10 जनवरी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप बिना सोचे समझे सीधा जो है 2 फरवरी पे निशान लगा दीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और चौथा है विश्व बैंक द्वारा।
विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा और कब प्रकाशित की जाती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मजेदार प्रश्न है ये, अक्सर न्यूज में ये छाया रहा कई महीनों तक, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है SS राजमौली, दूसरा है देवी श्री प्रसाद, तीसरा है AR रहमान और चौथा है MM कीरावनी। 147वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी MM कीरावनी। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट के से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। सबसे पहला है कनाडा, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। वो कौन सा देश है जिसे 2 फरवरी 2023 को यह घोषणा की है कि हम अपने केंद्रीय बैंक के करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटा देंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त किया। सबसे पहला है शमशुद्दीन शाह, दूसरा है हैदर शाह, तीसरा है सिकंदर शाह और चौथा है जैनुल अब्दीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी जैनुल अब्दीन। ठीक है, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का सर, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। बहुत मेहरबानी आप लोग इतनी देर तक रुके रहे, आपने पूरी वीडियो को देखा। आइए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं किया गया है। मालप्रभा और कृष्णा, हिमावती और कावेरी, मंजरा और गोदावरी और प्राणहिता और महानदी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यह है ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न, कल फिर नए 50 प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।